आज देश की राजनीति में एक ऐसा मामला सामने आया जो सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल खड़ा करता है, क्या कोई मुख्यमंत्री जांच एजेंसी की कार्रवाई रोक सकता है? और क्या प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी वाकई देश की सबसे खतरनाक एजेंसी है? गुरुवार को पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वह किसी राजनीतिक ड्रामे से कम नहीं था। प्रवर्तन निदेशालय ने आईपीएसी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की, लेकिन कुछ ही देर में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने काफिले के साथ आईपीएसी के ऑफिस पहुंच गई। आरोप है कि ईडी के मौजूदगी में वहां से फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उठाकर ले जाई गई। यहीं से मामला गर्मा गया। ईडी का कहना है, हमारी कार्रवाई में दखल दिया गया और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अहम सबूत हटाए गए। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पलटवार है, ईडी चुनावी रणनीति और वोटर डेटा चुराने पहुंची थी। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मामला सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया। हालांकि हंगामे के चलते सुनवाई टल गई। अब अगली तारीख 14 जनवरी तय की गई है। लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं है कि इस केस में कौन सही है और कौन गलत। असल सवाल यह है, ईडी आखिर इतनी ताकतवर क्यों है? ईडी का जन्म और इतिहास। प्रवर्तन निदेशालय की कहानी आजादी के तुरंत बाद शुरू होती है। 1 मई 1956 को इसे प्रवर्तन इकाई के रूप में बनाया गया। उस वक्त इसका काम सीमित था, विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराध रोकना। 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया। शुरुआती दौर में ईडी सिर्फ बॉम्बे और कलकत्ता तक सीमित थी, लेकिन 1960 में इसे वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन लाया गया और यहीं से इसकी ताकत धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। अटल सरकार और ईडी का ब्रह्मास्त्र। साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एफईएमए कानून लागू किया, लेकिन असली ताकत मिली 2002 में पारित धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए से। यही वह कानून है जिसने ईडी को एक सामान्य एजेंसी से देश की सबसे खतरनाक जांच एजेंसी बना दिया। पीएमएलए क्यों है इतनी ईडी की सबसे बड़ी ताकत? पहला, ईडी के सामने दिया गया बयान कोर्ट में सबूत होता है, यानी पुलिस के सामने दिया बयान जहां कोर्ट में मान्य नहीं है, वहीं ईडी के सामने दिया गया बयान सीधे आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, संपत्ति जब्ती। ईडी को यह इंतजार नहीं करना पड़ता कि कोर्ट दोषी साबित करे, जांच के दौरान ही संपत्ति कुर्की की जा सकती है। तीसरा, जमानत लगभग नामुमकिन। पीएमएलए में जमानत के लिए दोहरी शर्तें हैं। कोर्ट को यह मानना होगा कि आरोपी निर्दोष है और जमानत पर अपराध नहीं करेगा। यही वजह है कि बड़े बड़े नेता सालों तक जेल में रहते हैं। सबूत का बोझ आरोप पर सामान्य कानून कहता है, निर्दोष जब तक दोषी साबित ना हो, लेकिन पीएमएलए कहता है आरोपी खुद साबित करेगा कि उसकी संपत्ति वैध है। यह ईडी को सीबीआई से ज्यादा खतरनाक बनाता है। अब सवाल ममता बनर्जी के साथ क्या होगा? यह मामला पूरी तरह कलकत्ता हाई कोर्ट के हाथ में है। अगर ईडी यह साबित कर पाती है कि जिन फाइलों को ले जाया गया वो मनी ट्रेल से जुड़ी थी, तो मामला बेहद गंभीर हो सकता है। वहीं ममता बनर्जी को यह दिखाना होगा कि वे दस्तावेज सिर्फ चुनावी रणनीति से जुड़े थे। फैसला चाहे जो हो, एक बात तय है, ईडी और सत्ता की यह टकराहट आने वाले चुनाव में बड़े असर डालने वाली है। ईडी कितनी ताकतवर है, यह सवाल है। क्या कानून से ऊपर कोई है? फैसला अदालत करेगी, लेकिन बहस देश करता रहेगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें